हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम झारखंड पीसीएस की बात करें, किसकी? झारखंड पीसीएस की, पीएससी की बात करते हैं, तो इसका जो है ना फॉर्म आ चुका है। ठीक है, फॉर्म आ चुका क्या है, काफी पहले आ गया, 1 फरवरी को आ चुका था। अभी 29 फेब जो है इसकी लास्ट डेट है ना। तो अगर जो भी रह गए हैं इस फॉर्म को भरने के लिए वो भर सकते हैं। अभी 29, आज तो 20 तारीख है, अभी आपके पास और भी 8-9 दिन है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो इसके लिए क्या है ना, हम एक ये कोर्स मतलब ये बुक लाए हैं। ठीक है, इसमें जो है ना एमसीक्यूज हैं, यानी कि क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे इसमें लिखा है प्राचीन भारत का इतिहास, तो इसमें जो चैप्टर्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है उसकी हम यहाँ पे बात करने जाएंगे। ठीक है, बात करेंगे। तो ऐसे करके हम प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास हो जाएगा, आधुनिक भारत का इतिहास होगा। ऐसे करके हम भूगोल और बाकी के जो पार्ट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, इस अपनी जो ये सीरीज है नई जो हम चला रहे हैं, इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी देखिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें लिखा है इतिहास में पहला है प्राचीन भारत का इतिहास। चलिए देखते हैं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये बुक तो मैं पूरी कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, तो इस बुक के लिए अगर आप करना चाहें, अगर झारखंड से हैं या जो भी बिहार के, यूपी के स्टूडेंट्स हैं जो कि झारखंड पीसीएस का फॉर्म भर चुके हैं, उनके लिए। ठीक है, चलिए। तो जिन्होंने नहीं भरा उसकी उनकी तो कोई बात ही नहीं। इनफैक्ट सब्जेक्ट तो सबका एक जैसा ही है, तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला इसमें है प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल, पहला है प्रागैतिहासिक काल का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिखा है, इसमें लिखा है मानव उपयोग में लाई गई पहली पहली धातु कौन सी थी? देखिए यहाँ पे क्या आंसर है हमारा, यहाँ पे तांबा। ठीक है, देखिए इसमें मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु तांबा थी। भारत में ताम्र युग की बस्तियां दक्षिण पूर्व राजस्थान में मिलेंगी, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मिलेंगी, पश्चिमी महाराष्ट्र में मिलेंगी। दक्षिण पूर्व राजस्थान की अहाड़ और क्या है, गिलुद से तांबे के साक्ष्य मिलते हैं। अहाड़ की जो है आपकी प्राचीन नाम क्या है, ताम्रवती था। ठीक है, गिलुंद से तांबे के क्या है, टुकड़े मिले। तो ये हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल से एक क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें लिखा भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, जो भी झारखंड पीसीएस के सारे क्वेश्चन है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, झारखंड जेपीएससी का है ये 2012 का क्वेश्चन है। अभी देखिए, अब नेक्स्ट हम 2006 का एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो इसमें लिखा हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। देखिए, चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार क्या है, हड़प्पाई स्वर्णकार जो है चांदी और सोने और रत्नों के आभूषण बनाते थे, यद्यपि ये चांदी का आयात अफगानिस्तान से करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किससे संबंधित और क्या है व्यापार करती, मतलब किससे संबंधित और व्यापार करती थी? तो आंसर है यहाँ पे आपका, जैसे मेसोपोटामिया से भी, पर्शिया से भी करती है और मिस्र से भी। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध व्यापार फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र इन सबसे था। संबंध सैंधव सभ्यता का इन देशों से व्यापारिक संबंध काफी अच्छा था। भारत जो है चांदी और टिन का आयात ईरान से करता था। सारगोन योगिन क्या है, सोमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुह, दिलमन और क्या है मगन के साथ मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध थे। अगर हम मेलुह की बात करें तो ये सिंध से था। इसका मतलब दिलमुन क्या था, बहरीन, जो कि आपको फारस की खाड़ी में मिल जाएगा। फिर है मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल के जो है से प्राप्त मम्मी जो होती है ना, उनकी आकृति से चलता है। अब भारत में हड़प्पा के वृहद स्थल है। ठीक है, इसमें का राखीगढ़ी। देखिए भारत में हड़प्पा के का बृहद स्थल क्या है, राखीगढ़ी है। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को बड़े नगर की संख्या दी गई है, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कलीबंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए यहाँ पे लिखा है वैदिक सभ्यता से। अब पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है, 18 है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है पुराणों से मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमश तथा उनके पुत्र क्या है, उग्रश्रवा माने जाते हैं। अधिकांश पुराणों की रचना 3री-4री शताब्दी में की गई थी। अमरकोश में पुराणों की 5 विषय बताए गए हैं। पहला है सर्ग, दूसरा प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। फिर इसमें लिखा है 18 पुराणों में केवल जो है 5 में ही क्या है राजाओं के वंशावली पाई गई है। कौन कौन से 5? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भगवत पुराण। धर्म शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है आपका धर्मसूत्र आता है, टीकाएं आती है, स्मृतियां आती हैं, उपरोक्त सभी आते हैं। धर्मसूत्र
सूत्र, स्मृति, भाष्य, टीका, निबंध आदि को सम्मिलित रूप से क्या है धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्मसूत्रों का कार्य सामान्यतः जो 500 से लेकर 200 बीसी के आसपास जो माना जाता है। फिर इसमें लिखा है आप स्तंभ बौधायन गौतम के धर्मसूत्र सबसे जो है प्राचीन है। धर्मसूत्रों में वे सर्वप्रथम जो है वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट वर्णन प्राप्त होता है। कालांतर में धर्मसूत्र का स्थान जो है स्मृतियों ने ले लिया है। जहाँ धर्मसूत्र गद्य में है और वही स्मृति ग्रंथ पद में है। स्मृतियों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति है। स्मृतियों पर अनेक जो है विद्वानों द्वारा टीकाएं लिखी गई है। अब लिखा है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और क्या है वशीकरण के बारे में बताया गया। तो वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई माया हो गया, वशीकरण हो गया, औषधि, इन सब का वर्णन मिलता है गौपद अथर्ववेद का एकमात्र क्या है ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋषि गोपद की इस ब्राह्मण ग्रंथ के प्रवर्तक हैं और अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पिप्पलाद और क्या है शौनक। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या बोला जाता है ब्रह्मा बोला जाता है। फिर निम्नलिखित ऋग वैदिक देवताओं में से किसे अक्सर जो है अदिति की उपाधि देकर क्या है संबोधित किया गया था। तो यहाँ पे आंसर हो गया अग्नि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। इसमें लिखा है दैवी उत्पत्ति के साथ साथ ऋग्वेद में अग्नि की भौतिक उत्पत्ति का भी उल्लेख है। ऋग्वैदिक यज्ञों में अग्नि का विशेष महत्व है। ऋग्वैदिक देवताओं में अग्नि को अतिथि के उपाधि देकर संबोधित किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर या किले को तोड़ने वाला कहा गया है और वरुण जो है जल और समुद्र का देवता है, उन्हें क्या है ऋत मतलब प्राकृतिक संतुलन का रक्षण भी कहा गया है। सोम जो है आर्यों का क्या था पेय था, मतलब पीने वाली चीज थी। फिर इसमें लिखा है ऋग्वेद के 9 मंडल में क्या है सभी 114 मंत्र जो है सोम को समर्पित है। सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो गाइस ऋग्वेद है। वेद भारत में सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है जिसका संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना गया है। वेदों की संख्या 4 है जिसमें ऋग्वेद जो है आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। अब यहाँ पे लिखा है ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। सोमवेद में क्या है मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि के विधानों का संकलन मिलता है। अब लिखा है झेलम नदी का वैदिक नाम क्या है। तो झेलम का जो वैदिक नाम है वो है वितस्ता। देखिए जो नदियां हैं, देखिए झेलम नदी का वैदिक नाम हो गया वितस्ता। भारत ऋग्वेद में क्या है अफगानिस्तान की 4 और सप्त सैंधव प्रदेश की क्या है 7 नदियों के बारे में बताया गया। जैसे काबुल आपकी अफगानिस्तान की, जिसे आज हम कुबा कहते हैं। ठीक है, फिर कुर्रम को क्रुमु बोलते हैं, गोलम को गोमती, स्वाद को सुवास्तु बोलते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, ये जो 4 हैं इनको आज ये बोला जाता है। काबुल जो है आज की उसे कुबा बोला जाता था पहले। ठीक है, कुर्रम को क्रुमु बोला जाता था, गोलम को गोमती बोले, स्वाद को सुवास्तु बोला जाता था। अब वैसे सतलज को पहले क्या बोलते थे सतुद्री, व्यास को विपाशा, रवि को पुरुषनी, झेलम को वितस्ता और चिनाब को क्या है अस्किनी बोला जाता था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ संगीत से जुड़ा है। तो सामवेद। देखिए सामवेद में साम का अर्थ होता है संगीत या गान। इसमें क्या है यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का क्या है संग्रह मिलता है। जो व्यक्ति इस मंत्रों को गाता है उसको क्या बोला जाता है उद्गाता। सामवेद में क्या है 2 प्रधान भाग हैं, एक है आपका आर्चिक, दूसरा है गान। सामवेद में कुल 1875 रचनाएं हैं ऋचाएं हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है आपका पंचविश है, तांडे है आपका जैमिनी इंपॉर्टेंट। इसमें लिखा है सत्यमेव जयते मतलब उक्ति किस उपनिषद से ली गई। तो सत्यमेव जयते गाइस कहाँ से लिए गए मुंडोक उपनिषद से लिए गए। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग उपनिषद है। इन्हें क्या है वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद मुख्यतः क्या है ज्ञान मार्गी रचना है जिसमें क्या है वैदिक चिंतन की चरम परिणति मिलती है। उपनिषद का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है उप मतलब होता है समीप और प्लस नी मतलब निष्ठापूर्ण, सद मतलब होता है आपका बैठना, अर्थात गुरु के निकट निष्ठापूर्ण बैठना। सत्यमेव जयते उक्ति जो है आपका मुंडोक उपनिषद से ली गई। मुंडोक उपनिषद में ही क्या है यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान कहा गया। अब है ऋग्वेद में कितने मंडल, तो कितने हैं गई यहाँ पे ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10552 मंत्र है। यानी कि इतना याद रखने की जरूरत नहीं, एटलीस्ट ये दोनों याद रखिए। वेदों के संकलन करता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास थे। ऋग्वेद के जो 2 से 2 3 4 5 6 7 तक के जो मंडल है वो सबसे पुराने हैं। पहला और जो 10वां मंडल है वो सबसे बाद में जोड़ा गया है। 10वें मंडल में पुरुष युक्त एवं है क्या है गाइस
नवे मंडल में सोम का उल्लेख है, ठीक है। और इसमें लिखा है ऋग्वैदिक काल में अमाजु अमाजु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो आंसर है यहाँ पे आपका अविवाहित लड़कियों जो अपने माता पिता के साथ रहती हैं, ठीक है। वे कन्याएं जो जीवन भर अपने माता पिता के साथ अविवाहित रहती है उन्हें अमाजु कहा गया है। ऋग्वैदिक कालीन स्त्री सभा और विदत में भी भाग लेती थी। स्त्रियों में क्या है, पुनर्विवाह और नियोग प्रथा का प्रचलन था। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्या बोलते थे? क्षेत्रज बोलते थे। ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, ठीक है, जो कि है सभा, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में क्या है, सभा का प्रमुख प्रमुख कार्य क्या था? न्यायिक कार्यों से संबंधित था। ये श्रेष्ठ और क्या है, अभिजात के लोगों की संस्था थी। इसके सदस्य क्या है, श्रेष्ठ जन के होते थे। समिति सभी लोगों की सभा थी और इसमें जो व्यक्ति, इसमें सभी व्यक्ति परिवार के प्रमुख भाग लेते थे। बौद्ध जैन भागवत शैव धर्म की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कालानुक्रम मतलब सही है? एक मिलेगा शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। भारत में धार्मिक आंदोलन के प्रणेता का सही कालानुक्रम बताइए। शंकराचार्य पहले आए, फिर रामानुज, फिर चैतन्य। शंकराचार्य ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। रामानुज विशिष्ट अद्वैतवाद और चैतन्य की बात करें तो गोसाई संघ की स्थापना की है उन्होंने। यहाँ लिखा है चारवाक दर्शन प्रणाली, इसमें लिखा है लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। इसमें लिखा है चारवाक दर्शन प्रणाली एक क्या है, भौतिकवादी नास्तिक दर्शन प्रणाली है। इस प्रणाली में प्रत्यक्ष प्रमाण के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, जिसमें दार्शनिक अज्ञेयवाद और क्या है, धार्मिक प्रभाववाद के कई रूपों को भी अपनाया गया है। इसे लोकायत प्रणाली भी कहा जाता है क्योंकि इस दर्शन प्रणाली का मानना है कि केवल संसार या फिर लोक ही सत्य है। इस प्रणाली के संस्थापक चारवाक थे जिन्होंने यह बृहस्पति सूत्र पर लेख लिखा है। अब लिखा है आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो आंसर है आपका मखलीपुत्र गोशाल, ठीक है। आजीवक भारत का एक है प्राचीन धार्मिक संप्रदाय है। इस संप्रदाय के संस्थापक मक्खाली गोशाल थे। जैन और बौद्ध शास्त्रों में मक्खाली गोशाल का उल्लेख बुद्ध और महावीर के प्रबल विरोधी के रूप में किया जाता है। इनमें लिखा है सांख्य दर्शन की बात करें तो कपिल और न्याय दर्शन गौतम, और इसमें लिखा है वैशेषिक दर्शन कणाद, और योग दर्शन की बात करें तो महर्षि पतंजलि थे। और यहाँ पे मीमांसा पूर्व मीमांसा की जैमिनी थे। वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा के कौन से थे? बादरायण थे। और इसमें शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है? तो यहाँ पे है तिरुमुराय, ठीक है। तिरुमुराय को शैव संतों के लेखन के संग्रह का पांचवा वेद भी माना जाता है। इस वेद में भगवान शिव की स्तुति में तमिल में रचित शास्त्रों का संग्रह है, जिसकी रचना विभिन्न संत कवियों द्वारा 6वीं से 12वीं शताब्दी तक की गई है। यहाँ शिल्प शिल्पप्पा दीकारम के रचनाकार क्या है? लंगो आ बिगल है। और क्या है? मणि मेखले के रचनाकार शीतले सत्यनार है। फिर इसमें लिखा है तौलक पीएम तमिल व्याकरण है, जिसके रचनाकार तौलक का पियर है, ठीक है। इसने लिखा है स्तूप से संबंधित सही है। यहाँ महापरिनिर्वाण देखिए, महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कहाँ पे थे? कुशीनगर पहुंचे, ठीक है। 483 बीसी में क्या होता है? 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे बौद्ध ग्रंथ में क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर क्या है, इस पर 8 स्तूप का निर्माण करवाया गया। अतः महापरिनिर्वाण का संबंध जो है स्तूप से है। जातक से संबंधित वर्णन सही है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा देखिए, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा जातक से संबंधित है। जातक कथाओं में बुद्ध के शाक्य वंश में उत्पन्न होने से पूर्व के जन्मों का क्या है? वृत्तांत है। महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इसमें लिखा है गंधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध मुद्रा का नाम। इसमें लिखा है आंसर है धर्म चक्र। देखिए गांधार शैली में निम्नलिखित बुद्ध की मूर्तियां काले स्लेटी पाषाण चूने और क्या है, पक्की ईंटों से बनी हुई है। इसमें बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में दर्शाया गया है बुद्ध को। बुद्ध की मूर्ति ध्यान, परमासन, धर्म चक्र प्रवर्तन, वदन, वरद वरद और यहाँ पे लिखा है अभय आदि मुद्राओं में है। फिर इसमें लिखा है बौद्ध धर्म के महायान हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ देवी देवताओं की पूजा देखिए,
तो दोस्तों एक मिनट। तो इसमें लिखा है कि हीनयान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध को एक महान पुरुष माना जाता है, परंतु महायान संप्रदाय में उन्हें देवता माना गया। उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ क्या है, अनेक बोधिसत्व की पूजा भी प्रारंभ हुई। इसमें लिखा है यमक बुद्ध बुद्ध पितक से संबंधित है। जैसे अभिधम, देखिए इसमें लिखा है यमन बौद्ध पितक अभिधम पितक से संबंधित है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। इसमें तीन, देखिए सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्य पिटक। अभिधम्य पिटक के 7 ग्रंथ है, जिसके कारण सप्त सप्तकरण कहा जाता है। सातों ग्रंथ इस प्रकार है, क्या है आपका, धम्म संगणी, फिर है विभंग, धातु कथा, उगल पनति कथा वस्तु, यमक और क्या है पट्टान। अब लिखा है आपका सुल्तानी युग में बौद्धों को कौन सी शाखा सबसे जो है प्रभावशाली थी, वो है वज्रयान। देखिए जब वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था। इसके सिद्धांत मंजूश्री मूलकल्प और यहाँ पे लिखा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलता है। वज्रयान सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली बौद्ध शाखा थी। वज्रयान शाखा ने भारत से बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। इसमें क्या है, भिक्षा, तप आदि के स्थान पर मैथुन, मांस आदि का सेवन पर बल दिया गया। इसमें लिखा है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथ में क्या बोला जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन। 35 वर्ष की आयु में बौद्ध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अच्छा, दुखों के निर्वाणार्थ बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। 8 आर्य सत्य जो है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और समाधि। अब देखा हीनयान बौद्ध साहित्य का प्रमुख ग्रंथ किस भाषा में था, तो आंसर हो गया आपका पाली। हीनयान बौद्ध साहित्य की रचना जो है पाली भाषा में की गई है। हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्गी। तो ये मार्ग केवल क्या है, भिक्षुओं के लिए संभव है। हीनयान में क्या है, महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष बताया गया है। हीनयान की साधना पद्धति अत्यंत कठोर है, भिक्षुओं के जीवन का हिमायती है। हीनयान का आदर्श क्या है, अरहत प्राप्त करना को पद को प्राप्त करना। इसमें से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है, वो कहा गया है आपका गौतम बुद्ध को। एशिया का ज्योतिपुंज नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कपिलवस्तु के शिविर लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता है शुद्धोधन, कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। उनकी माता कौन है, माया देवी है, जो कि कौलिय गणराज्य की कन्या थी। अब यहाँ दिगंबर और श्वेतांबर दो प्रमुख संप्रदाय के धर्म से रिलेटेड है, तो जैन धर्म से। देखिए मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में क्या होता है, मगध क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ता है। तो इस समय जैन संप्रदाय के प्रमुख जो भद्रबाहु थे, और इसमें लिखा है अकाल के वक्त भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ चले जाते हैं दक्षिण भारत। तो स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रहते हैं और उन्हें श्वेत वस्त्र धारण करने के लिए कहते हैं, इसलिए उन्हें क्या श्वेतांबर। और भद्रबाहु के अनुयायी क्या कहलाए, दिगंबर। देखिए स्तूप जहां बुद्ध तथा उनके मुख्य शिष्यों के शारीरिक कायिक अवशेष रखे जाते हैं जाना जाता है। तो इसमें लिखा है शारीरिका। स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद से प्राप्त होता है। यहाँ अग्नि की उठती हुई ज्वाला को स्तूप कहा गया है। कालांतर में बौद्धों ने अपनी जो है संघ पद्धति में अपना लिए इसे। तो इन स्तूपों में क्या बुद्ध उनके जो प्रमुख शिष्य हैं उनकी धातुएं रखी गई। तो इसके कारण क्या ये श्रद्धा उपासना के केंद्र हो गए। स्तूप 4 प्रकार के हैं। एक हो गया आपका शारीरिक, इसमें क्या बुद्ध उनके शिष्यों की अस्थियां उनके शरीर के विभिन्न अंग जैसे दांत, फिर है नख, केश, ये सारी चीजें रखी गई। फिर है पारिभौमिक, इसमें क्या है बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई जो वस्तुएं हैं, जैसे भिक्षा पात्र हो गया, आपका चरण पादुका हो गई, आसन, ये सब रखे गए। एक होता है उद्देशिका, मतलब इस प्रकार के स्तूप महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित है। एक होता है आपका संकल्पित पूजार्थक स्तूप, जो छोटे आकार के होते हैं और उन्हें बौद्ध तीर्थ स्थलों पर जो है श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किया गया। अब देखिए यहाँ लिखा अनेकांतवाद, निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत या दर्शन है। आंसर है हमारा जैन मत। देखिए क्या है अनेकांतवाद, जिसे स्यादवाद भी कहा जाता है, और क्या है सप्तभंगिनी भंगिनय भी कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म दर्शन का क्रोध सिद्धांत है। तो ये प्राचीन भारतीय दर्शन की अमूल निधि मानी जाती है। तो ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इस मत
के अनुसार किसी वस्तु के अनेक धर्म पहलू होते हैं और व्यक्ति अपनी क्या है सीमित बुद्धि के लिए केवल कुछ ही कर्मों यानी कि कुछ ही धर्मों यानी पहलू को जानता है। तो पूर्ण ज्ञान को क्या है कैवलिन के लिए भी संभव है। इसमें लिखा है जैन धर्मों की रचना इसमें से किस भाषा में हुई है? तो आंसर है आपका प्राकृत भाषा में। तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो है अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए थे और बाद में क्या है ये प्राकृत भाषा में लिखे गए। जैन साहित्य को हम क्या बोलते हैं? आगम यानी कि सिद्धांत बोलते हैं। इसमें क्या है 12 अंक, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं और क्या है गणना है, मतलब मूल सूत्र की गणना है। इसमें लिखा है 16 महाजनपद की गाइस यहाँ पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ले अष्टाध्यायी किसके साथ लिखी गई है? तो यहाँ आंसर है पारणी। किसके द्वारा लिखी गई? पारणी के द्वारा। देखिए यहाँ पे लिखा है पारणी संस्कृत भाषा के सबसे क्या है सबसे बड़े व्याकरणाचार्य थे। इनका जन्म क्या है गंधार में हुआ है। इनकी प्रसिद्ध व्यापक व्याकरण पुस्तक क्या है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में 8 जो है अध्याय लगभग 4000 सूत्र हैं। अब है पाटलिपुत्र किस नदी के संगम पर है? देखिए आंसर है हमारा गंगा और सोन नदी के। देखिए अजातशत्रु के पश्चात उद्दिन या उद्भद्र ठीक है मगध का राजा बना। जैन धर्म में उनकी माता का नाम क्या है? पद्मावती मिलता है और बौद्ध धर्म में उन्हें क्या है पितृहंता कहा गया है। उदयन के शासन काल की सर्व प्रमुख घटना क्या है कि गंगा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना। तो उसने क्या है मगध साम्राज्य की राजधानी जो है राजगृह से क्या कर दी गई? पाटलिपुत्र कर दी गई। ठीक है हालांकि क्या है वज्जियों के संभवित आक्रमण ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र में एक क्या है सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और देखिए मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी? तो आंसर है हमारा गिरिब्रज। ठीक है पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम बृहद्रथ वंश का शासन था मगध में और इस वंश का राजा क्या है जरासंध था जिसने क्या है गिरिब्रज यानी कि राजगृह को अपनी राजधानी बनाई। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? राजा बिंबिसार था। ठीक है जो हर्यक वंश से संबंधित था। अब इसमें लिखा है 16 महाजनपद के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो आंसर है आपका सूरसेन। ठीक है इसमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। ठीक है इनमें मथुरा सूरसेन राज्य की राजधानी थी। वत्स की राजधानी क्या थी? आपकी कौशाम्बी थी। काशी की राजधानी वाराणसी। वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। अच्छा तो इसके अतिरिक्त क्या है कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और अंग की राजधानी चंपा। मगध की थी आपका ग्रीवराज। चलिए अब आ जाते हैं मौर्योत्तर काल में। इसमें लिखा है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो इसमें लिखा है पेंचाओ। ठीक है तो चीनी सेनापति पांचाओ ने कनिष्क को पराजित किया था। पांचाओ जो है 73 से 94 ईस्वी में क्या है आपका हान वंशी नरेश के आदेश पर क्या है चीनी तुर्किस्तान विजय पर निकला था। शक संवत कब माना जाता है? कब का? इसमें लिखा है कि क्या है 78 एडी का। देखिए क्या होता है शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ। तो इस संवत को कनिष्क के रूप में कनिष्क ने शुरू किया था। इसमें लिखा है कुषाण शासक में कनिष्क सबसे योग्य महान शासक थे। इसका काल जो है कुषाण शक्ति के उत्कर्ष का काल था। कनिष्क ने पुरुषपुर यानी कि पेशावर में अपनी राजधानी बनाई जबकि इसके राज्य की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। कनिष्क बौद्ध धर्म की जो है महायान शाखा का अनुयायी था। तो इसके समय में क्या होता है बौद्ध धर्म की चौथी संगति होती है और ये क्या है ये संगति जो है आपका कश्मीर के कुंडावल में होती है और इसके दरबार में अश्वघोष नागार्जुन और क्या है वसुमित्र और चरक ये सारे विद्वान थे। तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अर्थशास्त्र नामक क्या है विधि ग्रंथ के रचनाकार थे। तो आंसर है आपका कौटिल्य। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान पुरोहित और प्रधानमंत्री कौटिल्य जिसे चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है ये राजनीतिक शास्त्र के क्या है प्रकांड पंडित थे। उन्होंने क्या करा राज शासन पर क्या है अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। देखिए प्राचीन भारत में इसमें से किस एक ने नियमित रूप से क्या है सोने के सिक्के चलाए? तो आंसर है हमारा कुषाण। देखिए यदि भी उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन यवन राजाओं ने करवाया था लेकिन नियमित और पूर्ण प्रचलित करने का श्रेय जो है कुषाण राजाओं को दिया गया। इसने का कुषाण शासक विम कड़फिसस ने स्वर्ण सिक्कों का नियमित प्रचलन शुरू किया था। कुषाण शासक कनिष्क ने बहुसंख्यक स्वर्ण सिक्के जो है पश्चिमोत्तर प्रदेश पंजाब उत्तर प्रदेश बिहार उड़ीसा के विभिन्न स्थानों पर चलाए। देखिए कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। निम्नलिखित में से किसे जो है बृहद साम्राज्य के किस स्थान को लगभग पूरी राजधानी का स्थान प्राप्त है? तो आंसर है आपका मथुरा। देखिए कुषाण साम्राज्य की शुरुआत एक मध्य एशियाई
राज्य के रूप में हुई है। आगे चलकर इस साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में हुआ। तो भारत में कुषाणों के दो प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। पहला इसमें लिखा है राजधानी पुरुषपुर यानी कि पेशावर, दूसरा मथुरा जिसे जो है द्वितीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। अब देखिए यहाँ लिखा है सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ है? तो आया उनका हुआ है 326 ईस्वी में हुआ है। देखिए सिकंदर के समय पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति अराजकता के दौर में से गुजर रही थी। इसमें लिखा अमनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात क्या होता है 326 बीसी में वसंत के अंत में क्या है विशाल सेना के साथ वह भारत विजय के लिए चल पड़ा और सिंधु नदी पर पार कर जो है भारत भूति का कदम रखा। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 बीसी के सितंबर में सिकंदर ने पाटन से यूनान के लिए क्या है प्रस्थान किया और 323 बीसी में लगभग की मृत्यु हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा है निम्नलिखित में से किसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में क्या है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया? तो किसने कराया? यहाँ लिखा है पुष्यगुप्त वैश्य ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चलिए व्याख्या देखिए इसमें लिखा है पश्चिम भारत में जल संसाधन के लिए चंद्रगुप्त के सुराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल कौन है? पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया। अशोक के समय में इनके राज्यपाल क्या नाम है? सुशास ने झील की सिंचाई के लिए नहरें निकलवाई। अब इसमें लिखा है मौर्य इतिहास के स्रोत इंगित करते हैं कि भारत में क्या है दास्तान नहीं थी। ठीक है, इसमें लिखा मेगास्थनीज की लिखी रचना है इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका के विवरण से पता चलता है कि मौर्य युग में दास्तान नहीं थी। इसके अनुसार मौर्य काल में शांति और क्या है समृद्धि थी। फिर मेगास्थनीज के अनुसार क्या समाज में 7 वर्ग थे। एक था दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा और निरीक्षण मंत्री। और इसमें लिखा है मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इसमें से क्या दंड दिया गया? यह मृत्युदंड। देखिए मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि था। फिर भू राजस्व उत्पादन का छठा भाग तय किया गया था। इसे जो है आपका राजस्व अधिकारी एग्रोनोई द्वारा एकत्र किया जाता था। टोल टैक्स लगभग क्या होता था 10% होता था। लिखा निम्नलिखित में से किसे रानी अभिलेख कहा गया? तो आंसर है आपका तीसरा लघु स्तंभ लेख। देखिए तीसरा लघु स्तंभ लेख रानी का अभिलेख कहा जाता था। इसे कौशाम्बी स्तंभ लेख भी कहते थे और इस स्तंभ लेख में क्या है अशोक की रानी यानी कि कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है और इसी से अशोक के जो है पुत्र यानी कि तीवर का उल्लेख मिलता है। अब नेक्स्ट है कि निम्न मूल पाठ प्राचीन भारत के जासूसी प्रणाली के संबंध में विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी देता है। देखिए आंसर प्राचीन भारत के जासूसी प्रणाली के संबंध में विस्तृत एवं महत्वपूर्ण जानकारी कौटिल्य का अर्थशास्त्र देता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र का प्रथम क्या है पुस्तक मानी जाती है। कौटिल्य का अरि, मित्र, मध्यम और उदासीन प्रकार के दूतों का उल्लेख किया है कौटिल्य ने। कौटिल्य के अनुसार गुप्तचरों को विरोधी राज्य के वैद्य, व्यापारी, ज्योतिषी, तीर्थयात्री, राजा के सेवक, रसोइया तथा साधु आदि के अलावा राजमहल में स्त्रियां तांबूल छत्र वाहिकाओं का पद भी प्राप्त कर लेती थी ताकि आंतरिक गतिरोध का भेद जान सके। इसमें लिखा है सन्निधाता मौर्य प्रशासन में निम्न किस विभाग का प्रभारी था? तो आंसर है यहाँ पे आपका कोषागार। देखिए इसमें लिखा है अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन का अत्यंत विस्तृत क्या है विवरण मिलता है। शासन की सुविधा के लिए क्या है केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में बटा था। प्रत्येक विभाग को है तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में क्या है 18 तीर्थों के प्रधान पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। सन्निधाता जो है राजकीय कोषा कोषाधिकरण का जो है आपका अधिकारी होता था। इसमें लिखा समाहर्ता क्या था राजस्व विभाग का प्रधान होता था। सेनापति आपका युद्ध विभाग का, प्रदेष्टा कौन था फौजदारी, न्यायालय का प्रधान होता था। कर्मांतिक कौन था उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता था। व्यावहारिक कौन था आपका दीवानी मामलों जो न्यायालय है उसका न्यायाधीश हो गया। अंतपाल कौन था आपका सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक। अब देखिए मौर्य समाज के पेशावर के निकट जो है आपका उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। तो इसमें लिखा है खरोष्ठी लिपि में। देखिए यहाँ पे मौर्य शासक सम्राट अशोक के भारत के उत्तर पश्चिम मतलब जो पाकिस्तान के शहबाजगढ़ी और क्या है मानसेरा से प्राप्त जो शिलालेख है खरोष्ठी लिपि में पाए गए। अशोक के अभी तक जो है 40 से अधिक अभिलेख जैसे कि आप शिलालेख, स्तंभलेख या गुहालेख प्राप्त हुए हैं। इनकी जो भाषा है वो है प्राकृत।
प्राकृत। और इसमें लिखा है इन अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी, अरकमेई और यूनानी है। ठीक है। तक्षशिला, तक्ष अशोक के विभिन्न शिलालेख और उनकी लिपि। तक्षशिला उत्तरी पाकिस्तान की बात हो रही है और यहाँ पे लिखा है लगमाज अफगानिस्तान में। ठीक है। यहाँ लिपि जो है वो है अरामिक। इसमें लिखा है सरेकुना जो है कंधार अफगानिस्तान में, यूनानी अरामिक है, द्विभाषी दोनों। ठीक है, द्विभाषिक है। इसमें लिखा है लघु शिलाओं समलेख गुहाओं, इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि। अब इसमें लिखा है चाणक्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? भैया कौन सा ग्रंथ लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था? तो कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। अब देखिए कनिष्क के समय में क्या है, बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो संप्रदाय में विभक्त हो जाता है, हीनयान महायान। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को क्या है आपका राज्याश्रय प्रदान किया था और स्वदेश और विदेश में इसका प्रचार प्रसार किया। तो इसमें कनिष्क के शासन काल में क्या होता है कि कश्मीर के कुंडाबल में चतुर्थ जो है बौद्ध समिति होती है, यानी कि सभा होती है। अब हम बात करेंगे संगम काल की। ठीक है। अब इसमें लिखा है किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो वो है अगस्त्य ऋषि। देखिए अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया है। अगस्त्य ऋषि ने क्या है आर्यों की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के साथ साथ उसे जो है दक्षिण तक प्रचारित प्रसारित किया है। तमिल अनुश्रुतियों में वहां की भाषा और व्याकरण का क्या है उत्पत्तिकर्ता भी अगस्त्य ऋषि को माना जाता है। उन्होंने प्रथम और द्वितीय संगम की अध्यक्षता की है। अब नेक्स्ट है गुप्तकाल गुप्तोत्तर काल। इसमें लिखा है तोरमाण किस जातीय दल का था? तो है हूण। देखिए तोरमाण हूण था। उसने गुप्त काल में भारत पर जो है आक्रमण किया था। हूण मध्य एशिया में निवास करने वाली जाति है। यूची हुड़ो की क्या है एक प्रजाति है। इसमें लिखा है शिथियन शकों की एक शाखा है। अब है अजंता की कला को इसमें से किसने जो है प्रशय या सहायता दी? तो आंसर है आपका यहाँ पे वाकटक। देखिए व्याख्या, अजंता की कला को वाकाटकों ने प्रशय यानी कि सहायता दी। ठीक है। वाकाटक नरेश हरिशेन के संरक्षण में अजंता की गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उत्कीर्ण की गई। अब वे तत्कालीन शक्तिशाली गुप्त वंश के क्या है समकालीन थे। वाकाटक नरेश प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। अच्छा, बौद्ध गुहा मंदिर में जो है अजंता औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, बाग जो है ग्वालियर के समीप मध्य प्रदेश में की गुफाएं महत्वपूर्ण है। अजंता गुफाओं का पता क्या है? जेम्स महोदय ने लगाया। यहाँ कुल 30 गुफाएं हैं, 5 चैत्य हैं। सभी गुफाओं में चित्र बने हैं, किंतु जो गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17 है, तो ये क्या है अवशिष्ट है। इसमें इनके चित्र ही अवशिष्ट हैं। इसमें लिखा है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। ठीक है। यहाँ पे लिखा है हिंदू, बौद्ध और जैन से रिलेटेड संबंधित है। ठीक है। अब देखिए क्या एलोरा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में क्या है आपका एलोरा नामक स्थान पर 5वीं से 11वीं शताब्दी के बीच बनाई गई हैं। 34 शैलकृत गुफाएं यहाँ पे गुफा संख्या 1 से लेकर 12 तक जो है आपका बौद्ध धर्म से, गुफा संख्या 13 से लेकर 29 तक जो हिंदू धर्म से और गुफा संख्या 30 से लेकर 34 तक जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है। एलोरा की गुफा में क्या है 10 चैत्य ग्रह हैं जो शिल्प देवता क्या है विश्वकर्मा को समर्पित है। ज्ञातव्य है कि एलोरा की गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में किया गया। ठीक है। इस गुफा मंदिर में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित कैलाश गुफा जो मंदिर जो है आपका सर्वोत्कृष्ट है। ठीक है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? इसमें लिखा है इलाहाबाद। आंसर जो है एलोहा एहोल के उत्कीर्ण लेख में। देखिए कवि कालिदास के नाम का उल्लेख जो है आपका चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के एलोह अभिलेख में हुआ। जिसके रचनाकार क्या है आपका रवि कृति थे। अब भारत के नेपोलियन के उपनाम से प्रसिद्ध गुप्त शासक समुद्रगुप्त के विजय अभियान का वर्णन इसके दरबारी कवि हरिशेन द्वारा इलाहाबाद स्तंभ लेख में किया गया है। इसमें त्याग प्रशस्ति के अन्य नाम से भी अभिहित किए जाने वाला यह स्तंभ लेख सभी स्तंभ पर खुदा है और जिस पर क्या है मौर्य शासक अशोक महान का अभिलेख उत्कीर्ण है। तो इस स्तंभ लेख में अशोक की रानी यानी कि आपका कारुवाकी का नाम भी है। अच्छा, यहाँ पे है सूची 1 और 2 इसमें मिलाना है। ठीक है। इसमें लिखा है चंद्रगुप्त प्रथम, इसमें कुमार देवी उनकी पत्नी थी। समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की आपका कुबेर नागा और कुमार प्रथम की थी आपका अनंता देवी। ठीक है। इसमें लिखा अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? देखिए आंसर हो गया हमारा कालिदास। ठीक है।
तो इसमें लिखा है कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य कवि थे। इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने 9 रत्नों में शामिल कर रखा था। महाकाव्य की बात करें, कालिदास की रचना महाकाव्य में क्या है, रघुवंश है आपका, कुमार संभव। खंड काव्य की बात करें, मेघदूत है आपका, ऋतु संहार। नाटक की बात करें तो अभिज्ञान शंकुतला है, मालविका अग्निमित्रम है आपका, विक्रमोर वशीय है। और देखिए वे कौन सा गढ़वाल राजा था जिसने एक नए प्रकार का कर तुरुष्क दंड लगाया, तो है चंद्रदेव। देखिए प्रतिहारों के बाद कन्नौज के वैभव और समृद्धि को गढ़वालों ने नया जीवन प्रदान किया। चंद्रदेव ने 1089 के आसपास गोपाल को हराकर अपने आधिपत्य कन्नौज पर स्थापित कर लिया। चंद्रदेव ने ही गढ़वाल वंश की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की और तुरुष्क दंड नामक नया कर लगाया। महत्वाकांक्षी शासक गोविंद चंद्र ने बंगाल के पालों से मगध को जीता था और इसके पुत्र विजय चंद्र ने लाहौर में तुर्की हाकिम को पराजित किया था। जयचंद्र इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। 1194 में चंद्रवार के युद्ध में क्या होता है, जयचंद्र मोहम्मद गौरी से हार गया और मारा गया। देखिए पाल और प्रतिहार समय में सीधे प्रशासित क्षेत्र में जिले को जाना जाता था। में विषय देखो, पालो और गुर्जर प्रतिहार का प्रशासनिक विभाजन एक समान था, तो इस समय जिले को विषय के रूप में जाना जाता था। विषय का मुखिया हो गया विषयपति। इसमें लिखा है भुक्ति प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसका गवर्नर उपरिक हो गया। गांव का प्रशासन जो है ग्राम प्रधान या ग्राम लेखाकार करता था और ये पर वंशानुगत होते थे। ठीक है, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था, क्या था वह 634 ईस्वी। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने क्या करा, 634 में हर्षवर्धन को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण करता है और पुलकेशिन द्वितीय वतापी के चालुक्य शासकों में सर्वाधिक जो है पराक्रमी महान था। उसने जो है दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण करी। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6वीं शताब्दी में भारत आया वह है सुंगयुंग। इसमें लिखा है चीनी तीर्थयात्री सुंगयुंग 518 में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की और अब सभी स्तूपों की यात्रा की। अनेक चीनी यात्री जैसे कि फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था और इसिंग जो है आपका 7वीं शताब्दी में भारत आया था। ठीक है, अब यह निम्नलिखित में से कौन एक कवि और संगीतज्ञ भी था जो कविराज अथवा कवियों के शासक के रूप में के उपनाम में प्रसन्नता अनुभव करता था? तो आंसर है आपका समुद्रगुप्त। देखिए गुप्त वंश का महान शासक समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी यानी कि कुमार देवी से उत्पन्न थे, यानी उनके पुत्र थे। इसने जो है आपका 350 से लेकर 375 तक मगध पर शासन किया है। समुद्रगुप्त युद्ध क्षेत्र में जितना क्या है स्फूर्तिवान था और शांति के समय उसने कहीं अधिक क्या है कर्मठ वह स्वयं उच्च कोटि का विद्वान और क्या है विद्या का उदार संरक्षक था, जिसके कारण उसे कविराज की उपाधि दी गई। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो आंसर है समुद्रगुप्त। देखिए भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया था। यह उपाधि समुद्रगुप्त को इतिहासकार विंसेंट द्वारा दी गई थी। ठीक है, अपनी विजयों के परिणाम स्वरूप समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। किस गुप्त शासक के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? तो आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चीनी यात्री फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। कब आया था? 399 से लेकर जो शासन काल था उनका 399 से 414 के बीच में था। तो यहाँ वो भ्रमण करता है। फाहियान जो है पंजाब होते हुए मध्य प्रदेश पहुंचा, जिसका वह विस्तार पूर्वक वर्णन किया। तो वह यह ब्राह्मणों का देश था जहां लोग जो है समृद्ध और क्या सुखी थे। फाहियान श्रावस्ती स्थित क्या जेतवन विहार की वह प्रशंसा करता है। पाटलिपुत्र से फाहियान अपनी वापसी यात्रा प्रारंभ करता है और चंपा होते हुए क्या है तामलुक यानी कि ताम्रलिप्ति पहुंचता है। ये बंदरगाह था। और इसमें लिखा है 800 से लेकर 1200 तक की राजनीतिक सामाजिक स्थितियों की बात करते हैं। यहाँ लिखा है अनुलोम विवाह पर वर किस वर्ण का होता था? देखिए उच्च वर्ण का। देखिए क्या होता था, प्राचीन हिंदू समाज में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होते थे। अनुलोम विवाह में क्या होता है, उच्च वर्ण का व्यक्ति अपनी ठीक नीचे वर्ण की कन्या से विवाह करता था। और क्या है इसमें लिखा है वैदिक समाज में इस प्रकार के विवाह
प्राय हुआ करते थे और वर्ण व्यवस्था के बंधन कठोर नहीं थे। अनेक ब्राह्मण जो ऋषि के विवाह क्षत्रिय कन्याओं से हो जाते थे। इसमें लिखा है स्मृतियों के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते थे। तो विवाह होते थे गाइस 8 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता था, देखिए एक होता था ब्रह्म विवाह, आर्ष, प्रजापत्य और है अंतिम। ओके, प्रजापत्य नहीं गाइस, फिर से देखिए, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष और प्रजापति होता है। और चार और जो बेकार वाले होते थे वो होते असुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाची तो नाम से ये अप्रशस्त विवाह होते थे। ठीक है, अब इसमें लिखा है पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। ठीक है, आंसर है आपका ताम्रलिक। देखिए पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत जब आप भारत बनाते हैं तो भारत का पूर्वी साइड ये वाला साइड होता है, तो में भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान ताम्लुक था, जो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित था। ठीक है, इसमें लगा दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए ये नगर व्यापारिक स्थान निकास बिंदु था। ठीक है, और इसमें लिखा है कि रूपनारायण नदी के दाहिने तट पर स्थित ताम्लुक का एक प्राचीन मतलब इसका जो इसका मतलब ताम्लुक का ही प्राचीन नाम क्या है? ताम्रलिप्ति है। रास तरंगिणी के रचयिता, आंसर है आपका कल्हड़। देखिए कश्मीर कवि कल्हड़ तथा उनके ग्रंथ राज तरंगिणी का ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्व है। तो इस ग्रंथ की रचना कश्मीरी नरेश जयसिंह के काल में इनके 8 तरंगों में कश्मीर देश का प्रारंभ से लेकर जो है 12वीं शताब्दी तक का इतिहास है। रास तरंगिणी संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने का प्रथम क्या है? आपका स्तुत्य प्रयास है। और इसमें लिखा है विविध की बात करते हैं। देखिए लिखा है निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रम अनुसार मतलब काल क्रमानुसार व्यवस्थित सातवाहन है, वाकाटक है और चालुक्य। देखिए पहले आते हैं सातवाहन, फिर आते हैं वाकाटक, फिर चालुक्य। देखिए अब सातवाहन की बात करें तो दक्षिण भारत की गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटी में लगभग 600 बीसी सिमुक 600 बीसी सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना करी और इसे जो है भारतीय इतिहास में आद्य सातवाहन के नाम से भी जाना जाता है। वाकाटक अजंता लेख के अनुसार वाकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति ने की थी। तो ठीक है, ये ब्राह्मण धर्म का क्या है? अनुयायी था। इसका राज्य क्षेत्र क्या है? बरार। बरार और मध्य प्रदेश के क्या, बरार का है आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश के अधिकतम भूभाग पे था। अब चालुक्य की बात करिए। दक्षिण भारत पर शासन करने वाले चालुक्यों की 3 शाखाएं थी। एक बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। फिर है वेंगी के चालुक्य वंश का शासक कौन था? आपका विष्णुवर्धन। फिर है कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? आपका तेलप द्वितीय। नेक्स्ट पे आइए। अब लिखा है ईसा की प्रथम शताब्दी की पुस्तक यानी कि नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक हैं। कौन है भाई? यहाँ लिखा है पिलनी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। कल्हड़ की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक यानी कि क्या लिखा है? गौड़वाहो लिखी थी। तो ये लिखी थी वाकपति द्वारा। देखिए गौड़वाहो 8वीं शताब्दी की प्राकृत कवि रचनाकार वाकपति की प्रसिद्ध रचना थी। यह ऐतिहासिक काव्य है जिसमें क्या होता है? कन्नौज के राजा यशोवर्मन का चरित्र जो है अंकित है। यह वाकपति यशोवर्मन के क्या थे? राजकवि थे। अब देखिए यहाँ लिखा है कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए यहाँ पे क्या है? सूर्य मंदिर है। देखिए उड़ीसा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और ये मंदिर क्या है? उड़ीसा प्रदेश में जगन्नाथपुरी से जो है 25 किलोमीटर की दूरी में है, उत्तर पूर्व की दिशा में है, समुद्र तट पर। और इस मंदिर का निर्माण जो है 13वीं शताब्दी में गंग वंश के जो राजा थे नरसिंह देव प्रथम, इन्होंने करवाया था। और इस मंदिर की रचना रथ के रूप में की गई है, जिसमें 7 घोड़े द्वारा जिस रथ को खींचा जा रहा है। तो 7 घोड़ों को 7 दिन का प्रतीक माना जाता है। इस रथ में क्या है? 12 जोड़ी जो है चक्के यानी कि जो पहिए हैं, जिसमें क्या है? 12 राशियों का प्रतीक है जो। ठीक है, इसमें लिखा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसमें से आज के किसी राज्य में अवस्थित है। आज कहाँ पे? ये बिहार में। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में अवस्थित है। इसकी स्थापना पाल शासक यानी कि धर्मपाल के द्वारा की गई थी। धर्मपाल ने विक्रमशिला में जो है बिहारों की स्थापना की थी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? 1203 में नष्ट कर दिया था। तो वैसे यहाँ पे हमने क्या करा ना? प्राचीन भारत का इतिहास कर लिया। एक बात। दूसरी बात यहाँ पे अब हम क्या बात करेंगे? नेक्स्ट जो हम करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास करेंगे। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई। एक चीज और बात करते हैं। देखिए यहाँ जो मैंने अभी ये पूरी की पूरी जो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा, इसमें देखिए मैं पढ़ाती हूँ घटना चक्र की आपको जो है ना वीडियोस मिल जाएंगी सारी की सारी मेरी जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में। अब जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देखे ना, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो घटना चक्र से ना आया हो।
कुछ हो सकता है इक्के दुक्के क्वेश्चन है जो घटना चक्र से नहीं आए होंगे, लेकिन गाइज अभी तक के जितने भी क्वेश्चन, मैंने 74 क्वेश्चन यहाँ पे देखे और सारे के सारे मुझे घटना चक्र में मिले हैं। इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं। इनफैक्ट आप घटना चक्र मुझे वही व्याख्या है, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आए हुए हैं गाइज। तो मुझे लगता है कि अगर आप री निकालना चाहते हैं ना, अगर आप बीपीएससी निकालना चाहते हैं, झारखंड पीसीएस या यूपी पीसीएस, तो मुझे लगता है घटना चक्र के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही मुझे आपको बताना था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा गाइस अपने दोस्तों में, जिसे भी ये पढ़ना हो। फिलहाल हम झारखंड के लिए कर रहे हैं, इसमें जो भी क्वेश्चन हमने देखे वो झारखंड पीसीएस के ही थे। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, 29 फेब तक जो है आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। जरूरी नहीं है झारखंड वाले ही भरे। हाँ, इसके जो वो है क्या बोलते हैं, मैक्सिमम जो एज है वो गाइस बाकी सबसे कम है, यानी 35 साल इसकी मैक्सिमम है। तो ये देख के आप लोग भर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड कर देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।